बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज़ का पार्ट 6 है। हमने पार्ट 5 में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स देखे थे जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स है स्केजलिंग के रिलेटेड। अब हम स्केजलिंग एल्गोरिदम को एक्चुअल में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे जो फर्स्ट एल्गोरिदम है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम है, स्केजलिंग एल्गोरिदम है, जिसको FCFS भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब मैं यहाँ पे आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरह आ सकता है, आपने इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, आया कि इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है या नहीं। बेसिकली ये बहुत बेसिक एल्गोरिदम है जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम है। यहाँ पे मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल भी दूंगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास बेसिकली ये पार्ट हमारे पास क्वेश्चन का पार्ट है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस दिए हुए हैं और ब्रश टाइम दिया हुआ है कि एक प्रोसेस कितने टाइम तक एग्जीक्यूट होगा या वो एग्जीक्यूट होने में कितने नैनो सेकंड कंज्यूम करेगा। आप इसका यूनिट कोई भी समझ सकते हैं, 24 नैनो सेकंड समझ लें, मिली सेकंड समझ लें, इट्स अप टू यू। लेकिन हमारे पास प्रोसेस 1 है, उसका बस टाइम 24 है, प्रोसेस 2 है, उसका बस टाइम 3 है, और प्रोसेस 3 है, इसका बस टाइम भी हमारे पास क्या आता है, 3 आता है। तो अब हमारे पास एल्गोरिदम का नाम देखें कि हमारे पास एल्गोरिदम क्या कह रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, मींस दैट कि हमारे पास जो प्रोसेस पहले आएगा वो पहले सीपीयू को दे दिया जाएगा, वो सारा एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद प्रोसेस 2 आएगा, वो अपना टाइम जितना भी उसका बस टाइम एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद प्रोसेस 3 एग्जीक्यूट होगा। सिमिलरली यहाँ पे जो बनाया हुआ है ये गैंट चार्ट है, इसको क्या कहते हैं, गैंट चार्ट कहते हैं। गैंट चार्ट बनाने का तरीका, आप हॉरिजॉन्टल जो दो वर्टिकल लाइन लगा लें, उसके बाद आप पहला प्रोसेस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में P1 आता है, P1 लिख लें। ये 0 से लेके कितना एग्जीक्यूट होगा, कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा, ये प्रोसेस 24 टाइम एग्जीक्यूट होगा। सो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 24 लिखा है कि प्रोसेस 1 ने कितना टाइम टेक किया, 24 टाइम टेक किया। उसके बाद हमारे पास क्यू में फर्स्ट पे P1 आया था, उसके बाद कौन सा प्रोसेस आया, P2 आया। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद P2 आया था, फिर हमने CPU को P2 दे दिया, मींस दैट गैंट चार्ट में हमने P2 को ऐड कर दिया। अब P2 हमारे पास कितने टाइम तक एग्जीक्यूट होगा, 3 टाइम तक। सो 24 प्लस 3 कितना होता है हमारे पास, 27 होता है। हमारे पास 27 जो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास टाइम आएगा। उसके बाद हमारे पास प्रोसेस 3 है, प्रोसेस 3 आ गया। अब ये 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा अगेन, फिर 27 में हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 30 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो प्रोसेस 3, तीनों प्रोसेस थे उसको हमने एग्जीक्यूट करवा दिया। टोटल टाइम हमारे पास कैसे, या वेटिंग टाइम यहाँ पे हम कंप्यूट करते हैं कि हमें प्रोसेस 1 को वेट कितना करना पड़ा सीपीयू को, मतलब सीपीयू के पास जाने से पहले कितने टाइम उसको वेट करना पड़ा। इसी तरह हम सीपीयू जो प्रोसेस 2 है इसका वेटिंग टाइम जो निकालते हैं, इसी तरह हम प्रोसेस 3 का वेटिंग टाइम निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में अक्सर ये दिया हुआ होता है कि हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम कैसे कंप्यूट किया जाता है, या आपको क्वेश्चन दिया हुआ होता है और उसमें कहा होता है कि आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व टेक्निक को, जो स्केजुलिंग एल्गोरिदम है, उसको यूज करके आप क्या करें, एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करें। तो एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने का जो मेथड होता है वो मैं आपको बताता हूं कि एवरेज वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको बेसिक आइडिया क्लियर हुआ होगा कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस गिवन होते हैं, बस टाइम गिवन होता है, हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे उसको गैंट चार्ट में रख देना होता है। प्रोसेस 1 है, उसका बस टाइम जितना हो उतना कंज्यूम करवा लेना है। सिमिलरली प्रोसेस 2 है, अब 24 में उसको ऐड करना है हमने। इसी तरह ऐड करते जाते हैं और हम साथ में लिखते जाते हैं कि कितना कितना उसका टाइम आया है। कि यहाँ से क्योंकि हमारे पास हेल्प आउट होती है हमें वेटिंग टाइम कंप्यूट करने में। अब आपको पता है जब हमारे पास वेटिंग टाइम कंप्यूट करना होता है तो एवरेज में क्या करना होता है, जितने प्रोसेस होते हैं उनको डिवाइड करना होता है। यहाँ पे जैसे 3 प्रोसेस है तो ओवर हम 3 कर रहे हैं।
अब क्वेश्चन ये है कि वेटिंग टाइम हमने कैसे कंप्यूट किया। देखिए हमारे पास प्रोसेस 1 आया था तो हमने साथ ही उसको क्या किया, सीपीयू को अलॉट कर दिया था। उसको कितना वेट करना पड़ा, 0 टाइम वेट करना पड़ा। प्रोसेस 1 को कितने टाइम वेट करना पड़ा, 0 टाइम, क्योंकि सबसे पहला प्रोसेस 1 था। जैसे कि आप नादरा ऑफिस में जाते हैं तो आपने टोकन लेना हो और आप सबसे फर्स्ट पर्सन हो तो आपको कितना वेट करना पड़ेगा, आपको 0 टाइम वेट करना पड़ेगा। आप सबसे आगे क्यू में होंगे, आप उसको अपनी आईडी देंगे या जो भी देंगे, आपको वो टोकन दे देगा, ठीक है, ताकि आप अपना आइडेंटिटी कार्ड जो है CNIC वो बनवा सकें। तो इसलिए वहां पे प्रोसेस 1 या पर्सन 1 को 0 वेट करना। अब प्रोसेस 2 है, उसको कितना वेट करना पड़ेगा। अब प्रोसेस 1 ने, जो P1 था, उसने कितना टाइम कंज्यूम किया, 24 टाइम कंज्यूम किया। तो प्रोसेस 2 को इसका मतलब कितना टाइम वेट करना पड़ा, 24 टाइम वेट करना पड़ा, 24 नैनो सेकेंड वेट करना पड़ा P2 को, क्योंकि P1 तब एग्जीक्यूट हो रहा था और 24 टाइम वो एग्जीक्यूट हो। अब क्वेश्चन ये है कि प्रोसेस 3 कितने टाइम तक वेट करता रहा, वो 27 टाइम तक वेट करता रहा, क्योंकि 24 टाइम P1 ने ले लिए, 3 टाइम P2 ने ले लिए, जो कि टोटल 27 बना। तो P3 को कितना टाइम वेट करना पड़ा, 27। आपने सिंपल अगर वेटिंग टाइम निकालना है तो आप प्रोसेस 1 के लेफ्ट साइड पे देखें, ये 0 टाइम टेक कर रहा है, ये मतलब कि कितना वेट कर रहा है, 0 टाइम प्रोसेस 1 सॉरी वेट कर रहा है, प्रोसेस 2 24 टाइम अपना वेट कर रहा है और प्रोसेस 3 27 टाइम वेट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया प्रोसेस 1 0 टाइम वेट कर रहा है, प्रोसेस 2 24 टाइम वेट कर रहा है, प्रोसेस 3 27 टाइम अपना वेट कर रहा है। तो एवरेज अगर हमने निकाले तो हम तीनों को 0 प्लस 24 प्लस 27 करेंगे, प्लस करने के बाद 3 पे डिवाइड करेंगे, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस आर 3। तो यहाँ पे हम एवरेज कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास कितना बनता है, 17। तो बेसिकली एक प्रोसेस को एवरेज में 17 प्रोसेस, जो 17 प्रोसेस है, 17 प्रोसेस सॉरी नैनो सेकेंड है, वो क्या करना पड़ा, वेट करना पड़ा। तो यहाँ पे वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम निकालने का ये तरीकाकार होता है। बेसिकली ये कौन सी अप्रोच है, नॉन प्रीएम्प्टिव है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यूजुअली नॉन प्रीएम्प्टिव होते हैं कि जो पहले आता है उसको पहले सारा एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर नेक्स्ट एंड फिर नेक्स्ट हमारे पास एग्जीक्यूट किया जाता है। आप इसको अब एक दोबारा से आप इसको क्या करें, एक कॉपी पेंसिल लें, उसके इस एग्जांपल को सॉल्व करें, एवरेज वेटिंग टाइम निकालें, आपको समझ आ जाएगी। एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करें, देन अगेन मतलब कि कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके उसको प्रैक्टिस करें। ये तो बेसिक आपको अब समझ आ गई। आई होप आप कंप्यूट कर लेंगे जितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, ठीक है। वो बाद की बात है, मैं एग्जांपल्स आपको प्रोवाइड करूंगा और आपसे प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अगेन हमारे पास यही फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग के अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट की हुई है, ठीक है। अमेंडमेंट कैसे की है कि फॉर एग्जांपल हम प्रोसेस 2 को सबसे फर्स्ट पे रख लेते हैं, प्रोसेस 3 को सेकंड पे रख लेते हैं और प्रोसेस 1 को एंड पे रख लेते हैं। तो तब हमारे पास एवरेज टाइम क्या आएगा, देखें हमारे पास प्रोसेस 2 सबसे पहले आया था, प्रोसेस 2 को हमने अज्यूम किया कि ये सबसे पहले आया, तो हमने उसको अल्टरनेट कर दिया, मतलब तरतीब चेंज कर दी। प्रोसेस 2 सबसे पहले रखेंगे तो 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि प्रोसेस 2 कितना टाइम टेक कर रहा है, 3 टाइम बर्स्ट टाइम है। सो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। प्रोसेस 3 कितना टाइम टेक कर रहा है, बर्स्ट टाइम उसका कितना है, 3 है, तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद किस प्रोसेस की बारी आएगी, प्रोसेस 1 की, तो प्रोसेस 1 24 ले रहा था, 6 प्लस 24 30, ठीक है। अब हम यहाँ पे वेटिंग टाइम कैसे कंप्यूट करेंगे, प्रोसेस 1 ने कितना वेट किया, प्रोसेस 1 ने कितना वेट किया, क्योंकि प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 पहले एग्जीक्यूट हो रहे थे, तो यहाँ पे 6 टाइम प्रोसेस 1 ने क्या किया, वेट किया। आपने यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो उसके बाद प्रोसेस 2 ने कितना वेट किया, 0 वेट किया, क्योंकि सबसे पहले हमने प्रोसेस 2 को सीपीयू दे दिया था। फिर प्रोसेस 3 ने कितना वेट किया, 3 टाइम वेट किया, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेस 1 ने 6 टाइम, प्रोसेस 2 ने 0 टाइम और प्रोसेस 3 ने 3 टाइम वेट किया, ठीक है। अब इन तीनों को जमा करें और 3 पे डिवाइड करें, तो एवरेज वेटिंग टाइम हमारे पास कितना निकल रहा है, 3 निकल रहा है। लेकिन सेम प्रोसेसेस हमने सिर्फ लॉन्ग प्रोसेस को पहले रख लिया था, P1 को, फिर P2 फिर 3 किया था, तो हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम 17 आ रहा था। दैट मीन कि हमने एल्गोरिदम को एफिशिएंट बनाना होता है, उसकी एफिशिएंसी देखनी होती है। तो अगर हम
यहाँ पे मतलब कि प्रोसेसेस को अल्टर करते हैं तो हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। मीन्स दैट कि हम शॉर्ट प्रोसेसेस को अगर पहले रखें, शॉर्टेस्ट जॉब को पहले रखें, तो हमारे पास जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो इम्प्रूव हो सकता है, बेटर हो सकता है देन प्रीवियस केस। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि सपोज हमने किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक कॉन्सेप्ट है कॉनवे इफेक्ट। व्हाट अबाउट कॉनवे इफेक्ट, कोई जानता है कि हमारे पास कॉनवे इफेक्ट क्या होता है? अगर किसी को पता है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट में कॉनवे इफेक्ट की डेफिनेशन लिखें। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे बताता हूँ कि कॉनवे इफेक्ट का क्या होता है। बेसिकली कॉनवे इफेक्ट रोड्स पे हमारे पास मोस्टली लगा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास अगर लॉन्ग व्हीकल्स जो हैं वो रोड में आगे हों और जो छोटी गाड़ियां हैं वो उनके पीछे हों, तो वहाँ पे क्या होता है, कॉनवे इफेक्ट होता है। ठीक है, उसको हम कॉनवे इफेक्ट कहते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पे लॉन्ग प्रोसेस पहले, यानी कि जिनका टाइम ज़्यादा हो, अगर पहले रख दें और शॉर्ट बाद में रख दें, तो ये हमारे पास क्या क्रिएट करेगा, कॉनवे इफेक्ट, जो कि ज़्यादा टाइम टेक करेगा। सिमिलरली रोड पे अगर गाड़ियां बड़ी आगे होंगी, जो कि लॉन्ग व्हीकल्स होते हैं वो आगे होंगी, शॉर्ट जो छोटी कार्स और मोटरसाइकिल वगैरह वो पीछे होंगे, तो वो वहाँ पे कॉनवे इफेक्ट क्रिएट होगा जो कि लॉन्ग टाइम टेक करेगा। ठीक है, तो कॉनवे इफेक्ट शॉर्ट प्रोसेस बिहाइंड द लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे था शॉर्ट प्रोसेस बिहाइंड थे लॉन्ग प्रोसेस के, पहले लॉन्ग प्रोसेस फिर शॉर्ट थे। तो ये बेसिकली कॉनवे इफेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको कहीं भी पूछा जा सकता है कि कॉनवे इफेक्ट क्या होता है। तो आई थिंक सो कि आप बहुत अच्छे से उसको एलेबोरेट कर लेंगे। आई होप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का आपको आइडिया हो चुका होगा कि बेसिकली हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व टेक्निक कैसे वर्क करती है। अगर कोई भी आपको एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए कहता है तो यू कैन डू इट इजीली। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, जो कि हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजुलिंग है, जिसे SJF कहते हैं। ठीक है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। अब इस नेम से आपको सुगेस्ट हो रहा होगा कि ये कैसा हमारे पास प्रोसेस, या किस तरह हम प्रोसेसेस को अरेंज, या किस तरह हम प्रोसेसेस को CPU को असाइन करेंगे। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट मींस दैट जो छोटे प्रोसेस होंगे वो पहले हम CPU को देंगे कि आप भाई ये छोटे छोटे प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट कर लो, जो लॉन्ग प्रोसेस हैं उनको बाद में हम, जैसे कि कॉनवे इफेक्ट में मैंने बताया कि लॉन्ग प्रोसेस के बिहाइंड पे शॉर्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कॉनवे इफेक्ट को ब्रेक कर रहे हैं कि शॉर्ट प्रोसेस को पहले ले आओ, लॉन्ग को बाद में ले आओ, ताकि हम एफिशिएंसी को अचीव कर सकें, एवरेज जो वेटिंग टाइम है उसको रिड्यूस कर सकें। सो SJF जो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, इसमें ये होगा कि जितनी भी जॉब होगी जिसका ड्यूरेशन, जिसकी जॉब सबसे कम होगी उसको पहले CPU को दिया जाएगा, जो लॉन्ग होगी उसको बाद में दिया जाएगा। यहाँ पे यही कुछ लिखा हुआ है। आई होप आप रीड भी कर लेंगे, लेकिन मैं भी आपको यहाँ पे रीड करके दे देता हूँ। ठीक है, एसोसिएट विद ईच प्रोसेस द लेंथ ऑफ इट्स नेक्स्ट CPU बर्स्ट। अच्छा, कह रहा है यूज दीज लेंथ टू स्केड्यूल द प्रोसेस विद द शॉर्टेस्ट टाइम। जो शॉर्टेस्ट टाइम होगा उसको पहले हम क्या करेंगे, हम पहले CPU को असाइन करेंगे। अच्छा, फिर कह रहे हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट इज ऑप्टिमल। हाउ इज ऑप्टिमल? एज वी सी जस्ट नाउ कि हमारे पास कैसे SJF ऑप्टिमल है, क्योंकि हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में देखा था अगर लॉन्ग प्रोसेस पहले आते थे तो एवरेज वेटिंग टाइम बहुत बढ़ रहा था। अगर हमने थोड़ा सा चेंज किया, शॉर्टेस्ट जॉब को पहले CPU को दिया, तो हमारे पास वो 3 एवरेज टाइम आया था फ्रॉम 17। ठीक है, हाउ ऑप्टिमल इज इट, आप यहाँ में से आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे पास ये कैसे मतलब कि वर्क कर रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट इज ऑप्टिमल, क्योंकि हमारे पास ये कॉनवे इफेक्ट ब्रेक करके उसके बाद की जो एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, गिव्स मिनिमम एवरेज टाइम, जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये हमें मिनिमम एवरेज टाइम देता है कि शॉर्टेस्ट जॉब हम पहले रख लेंगे फॉर गिवन सेट ऑफ प्रोसेसेस। दैट्स इनफ, आप इसको देख सकते हैं, ये डेफिनेशन और आइडिया आपको कवर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की। ठीक है, कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हमारे पास कैसे वर्क करते हैं। यहाँ पे प्रोसेसेस गिवन है, यहाँ पे बर्स्ट टाइम गिवन है। ठीक है, इसको BTB कहते हैं, बर्स्ट टाइम। ठीक है, तो हमारे पास अब प्रोसेस 1 है
उसका बस टाइम 6 है, प्रोसेस 2 है, उसका बस टाइम 8 है, प्रोसेस 3 है, उसका बस टाइम कितना है 7 है, प्रोसेस 4 है, उसका बस टाइम कितना है 3 है। तो सबसे कम टाइम कौन सा प्रोसेस टेक कर रहा है, व्हाट अबाउट इट, के कौन सा प्रोसेस सबसे थोड़ा टाइम ले रहा है। तो यू कैन सी दैट कि हमारे पास प्रोसेस 4 जो है ये सबसे थोड़ा टाइम ले रहा है, ये बस टाइम इसका 3 है। सो वी हैव टू स्केड्यूल द प्रोसेस 4। ठीक है, हम गैंट चार्ट में प्रोसेस 4 को रख रहे हैं बिकॉज इट्स टाइम जो बस टाइम है वो शॉर्टेस्ट है। सो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं, गैंट चार्ट में रखते हैं और ये कितना टाइम टेक कर रहा है 3 टाइम टेक कर रहा है। ओके, उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे छोटा सा क्रॉस बना सकते हैं। अब हमारे पास 3 प्रोसेस रह गए, P1, P2, P3। नाउ अब देखें इनमें से कौन सा प्रोसेस छोटा है, 6, 8 और 7 में। 3 अब नहीं देखेंगे बिकॉज 3 को हमने स्केड्यूल कर लिया है। अब हमारे पास P1 जो है ये शॉर्टेस्ट इसका बस टाइम है। सो अब हमें P1 को क्या करना है, स्केड्यूल करना है। सो हमने P1 को स्केड्यूल कर लिया। अब हमारे पास 3 + 6 कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गैंट चार्ट में 9 लिखेंगे। P1 को भी हमने अब यहाँ पे प्रोसेस कर लिया हुआ है, इसको भी हम यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। अब हमारे पास प्रोसेस बचता है P2 और P3। P2 और P3 में शॉर्टेस्ट जॉब किसका है, P3 का है। सो हमने अब किसको वो सेलेक्ट करना है, P3 को। P3 को सेलेक्ट किया, 9 + 7 = 16। तो यहाँ पे आप 16 लिखेंगे, प्रोसेस 3 को गैंट चार्ट में रखेंगे। आई होप आइडिया क्लियर है। अब प्रोसेस एक ही बचता है जो कि प्रोसेस 2 है, जिसका सबसे ज़्यादा बस टाइम था। सो वी हैव टू सिलेक्ट प्रोसेस 2 एंड पुट इट इनटू गैंट चार्ट। यहाँ पे P2 को हमने गैंट चार्ट में पुट किया और 16 + 8 कितना होता है, 24 होता है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज वेटिंग टाइम फॉर P1, P2, P3, P4। आप बताएंगे P1 का वेटिंग टाइम कितना है, सोचें 3। यस यू आर राइट कि हमारे पास P1 3 टाइम वेट कर रहा है। P2 कितने टाइम वेट कर रहा है, 16। P3 कितने टाइम वेट कर रहा है, 9। P4 कितने टाइम वेट कर रहा है, 0, क्योंकि सबसे पहले हमने P4 को दिया था, इसलिए ये 0 टाइम क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। तो क्योंकि सबसे छोटी जॉब थी P4 की, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, 0 से 3 तक। सो यहाँ पे आपने देखना है P4 0 टाइम, P1 3 टाइम, P3 9 टाइम और P2 16 वेटिंग टाइम है। अब अगर एवरेज कंप्यूट करने तो चारों को हम ऐड करके ओवर 4 कर देंगे बिकॉज देयर आर 4 प्रोसेस। सो वी हैव टू डिवाइड विद 4 एंड ऐड करके आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज वेटिंग टाइम हमारे पास 7 आता है। दिस इज ऑल अबाउट शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। आई होप आइडिया बहुत क्लियर है कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कैसे वर्क करती है। नाउ मूव फॉरवर्ड कि हमारे पास शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम क्या होता है। देखें यहाँ पे इसको शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को मोस्टली शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट भी कहा जाता है। अब अगर यहाँ पे अराइवल टाइम भी गिवन है कि कब एक प्रोसेस अराइव हुआ, ठीक है, तो फिर इसको हम क्या कह देंगे, अगर अराइवल टाइम भी गिवन है तो उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ठीक है, सेम ही है, ये भी शॉर्टेस्ट जो बस टाइम है उसको टेक करता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप अराइवल टाइम भी साथ क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में अराइवल टाइम नहीं दिया हुआ होता। सम टाइम बोथ को एक ही कहा जाता है। इसको हम नॉन प्रीएम्प्टिव कह देते हैं कि एक प्रोसेस जब हम गैंट चार्ट में रखेंगे तो सारा टाइम एग्जीक्यूट वो करने के बाद नेक्स्ट असाइन होगा, और इसको हम प्रीएम्प्टिव कहते हैं क्योंकि अगर एक प्रोसेस के बाद नेक्स्ट जॉब का अगर टाइम शॉर्ट है तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे अभी आपको बताता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी, एक दफ़ा आप इसको प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद अब हम मूव करते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ठीक है, कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट कैसे वर्क करता है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, हमारे पास प्रोसेसेस गिवन होंगे, अराइवल टाइम गिवन होगा, बस टाइम गिवन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आपको याद रखना है या आपको किस चीज़ को देखना है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में पेपर में आएगा, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम ही आएगा, आपको अराइवल टाइम गिवन होगा। और अराइवल टाइम यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रोसेस 1 0 पे आया,
प्रोसेस 2 1 पे आया, प्रोसेस 3 2 पे आया, प्रोसेस 4 3 पे आया, मतलब सीक्वेंस में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो आपको किस चीज़ की केयर करनी है ये भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सो सबसे पहले समझ लेंगे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट वर्क कैसे कहता है। देखें सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस 1 आया जो कि कौन से टाइम पे आया, 0 पे आया। अभी तक मतलब कि ये प्रोसेसेस नहीं आए, समझ रहे हो बात को, कि क्योंकि हमारे पास प्रोसेस 1 आया वो 0 टाइम पे आया, अभी तक ये प्रोसेस नहीं आए हुए, P2 भी नहीं आया, P3 भी नहीं आया, P4 भी नहीं आया। हमने इसको उठाया P1 को और क्या कर दिया, P1 को CPU को गैंट चार्ट में रख दिया, CPU को अलॉट कर दिया। प्रोसेस 1 टाइम जब एग्जीक्यूट हुआ तो हमारे पास P2 आ गया। कौन से टाइम, अराइवल टाइम इसका क्या है, 1 है। तो इसका मतलब है प्रोसेस 1 एक टाइम एग्जीक्यूट हुआ तो 1 पे हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास प्रोसेस 2 आ गया। प्रोसेस 2 जो है इसका बस टाइम क्या है, 4 है। लेकिन प्रोसेस 1 हमारे पास एक टाइम एग्जीक्यूट हो गया, इसका बस टाइम कितना बच गया, हमारे पास 7 बच गया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए हमारे पास जो है प्रोसेस 1 जो है ये एक टाइम, क्योंकि 0 पे आया था, एक टाइम एग्जीक्यूट हुआ, तो यहाँ पे क्या बचा, 7 बस टाइम बचा, क्योंकि प्रोसेस 1 एक टाइम एग्जीक्यूट, जब एक टाइम प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हुआ तो हमारे पास यहाँ पे अराइवल टाइम 1 है ना, तो हमारे पास क्या आ गया, प्रोसेस 2 आ गया। इसका क्या है, हमारे पास बस टाइम 4 है। कितना है, 4। अब 7 और 4 को हम देखेंगे, क्योंकि अभी दो प्रोसेस आ चुके हैं, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2। अब इसका बस टाइम क्या है, 4 है। सो हम क्या करेंगे, गैंट चार्ट में जिसका छोटा टाइम है, प्रोसेस 2 जो है P2 है, इसको हम असाइन कर देंगे। प्रोसेस 2 को हम असाइन करेंगे तो ये एक दफा जब एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, 3 रिमेनिंग टाइम, जो बस टाइम है इसका 3 बच जाएगा। अब हमारे पास 2 टाइम मतलब कि एग्जीक्यूशन हो चुका है और प्रोसेस 3 भी आ चुका है। अब हमारे पास प्रोसेस 2 का अराइवल टाइम क्या है, 9 है। ठीक है, क्योंकि एक दफा ये चला, एक दफा ये चला, 2 टाइम चला, तो सेकंड पे हमारे पास प्रोसेस 3 आ गया। इसका क्या है, प्रोसेस जो हमारे पास अराइवल टाइम 9 है। तो हम कहते हैं कि ये 3 ही कम है हमारे पास अराइवल टाइम, हम इसको एक दफा और एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अराइवल टाइम कितना रहेगा, 2 रह जाएगा। अब 3 टाइम हमारे पास एग्जीक्यूट प्रोसेस हो चुके हैं, तो हमारे पास ये प्रोसेस 4 आ जाता है। ठीक है, क्योंकि एक दफ़ा ये चला, दो दफ़ा ये चल गया, तीन दफ़ा चल गया ना, तो अराइवल टाइम हमारे पास 3 हुआ, तो हमारे पास प्रोसेस 4 आ टपका। इसका जो बर्स्ट टाइम है 5 है, तो सबसे छोटा हमारे पास 2 ही है। सो हमने इस 2 को भी एग्जीक्यूट करवा दिया, ये हमारे पास 0 बच जाएगा। ठीक है, दैट मीन कि हम प्रोसेस 2 को कंप्लीटली एग्जीक्यूट करवा चुके हैं, क्योंकि शॉर्ट सबसे इसी का बस टाइम बन रहा था जब अराइवल टाइम को भी हमने मद्देनजर रखा। सो P1 एक दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे 7 रह गया, क्योंकि बस टाइम कम वाला प्रोसेस आ गया था जब एक दफ़ा ये एग्जीक्यूट हुआ था, जो प्रोसेस 1। सो हमने इसको क्या किया, एग्जीक्यूट किया फुली। हमारे पास यहाँ पे 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये पूरे का पूरा P2 एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हमारे पास साथ में आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है कि प्रोसेस 1 एक दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ तो ये बस टाइम 1 पे आ गया, तो 1 का इसका बस टाइम देखो, अगर कम है तो उस प्रोसेस को कट करके, अगर एक टाइम एग्जीक्यूट हुआ तो उसको लिख दो कि रिमेनिंग इतना रह गया, अब इसको मुझे सिलेक्ट करना है क्योंकि इसका बस टाइम कम है। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद अगेन एक दफ़ा इसको एग्जीक्यूट करो, फिर P2 आ जाएगा, फिर उसका देखो बस टाइम कितना है, इससे आया कि जो रिमेनिंग रह गया उससे कम है या ज़्यादा है। अगर कम है तो उसी को एग्जीक्यूट करवाओ, अगर इसका कम है, जो नया आया, तो उसको छोड़ दो, वहीं पे पास कर दो, नेक्स्ट जो P3 आया उसको पकड़ लो। ठीक है, इस तरह करते हुए आपने मूव करना है। यही इसमें टेक्निक है जो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है। मोस्टली लोग ये नहीं बताते, लेकिन क्वेश्चन जब आता है ये आगे पीछे बस टाइम होता है तो फिर बच्चे वहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया, अब हमारे पास यहाँ पे P1 कितना रह गया, 7 रह गया। P2 जो हमारे पास कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया। अब देखें 7, 9 और 5 में सबसे छोटा कौन सा है प्रोसेस, हमारे पास P4 सबसे छोटा है, क्योंकि बस टाइम इसका सबसे शॉर्ट है, कम है, तो P4 को हमने यहाँ पे पिक कर लिया। 5 और 5 10,
ये P4 कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हमारे पास ये भी कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका P4। अब P1 रह गया और P3 रह गया। P1 और P3 में शॉर्ट टाइम कौन सा है, 7 है। सो हमने P1 को सिलेक्ट कर लिया, 10 और 7 17 आ जाएगा। फिर हमारे पास P1 भी इसका मतलब कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो गया। अब P3 रह गया, P3 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा, 17 + 9 हमारे पास 26 बनता है और P3 भी कंप्लीट एग्जीक्यूट। ये हमारा गैंट चार्ट बना है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ टू कंप्यूट एवरेज वेटिंग टाइम। इसका थोड़ा सा तरीकाकार अलग है एवरेज वेटिंग टाइम कंप्यूट करने का। ये बात आपको समझ आ गई है? अगर नहीं आई तो ये रिपीट कर लें आप। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम जहां मैंने स्टार्ट किया था आप रिपीट करें। अब एवरेज वेटिंग टाइम कैसे कंप्यूट करना है ये देख लें, ये आपको समझ आ जाएगी। बल्कि ये भी समझ लें, साथ ही फिर पूरे क्वेश्चन को 2 से 3 दफा रिपीट करना है आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, मैं क्योंकि ये बता रहा हूँ ना कि एवरेज वेटिंग टाइम कैसे कंप्यूट करना, तो इसका एक फॉर्मूला है। आप कॉपी पे ये फॉर्मूला लिखें। वेटिंग टाइम हमारे पास ये होता है टोटल वेटिंग टाइम माइनस नंबर ऑफ मिली सेकेंड प्रोसेस एग्जीक्यूटेड, के पहले कितना एग्जीक्यूट हो चुका है, माइनस अराइवल टाइम। ये फॉर्मूला एक दफा कॉपी पे लिख लें, ठीक है। अब हमारे पास हमने क्या करना है, एवरेज वेटिंग टाइम कंप्यूट करना है। तो वेटिंग टाइम हम बाय कर देंगे 4 तो वो एवरेज बन जाएगा, सेम ही चीज है। तो आपको वो फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या, फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले टोटल वेटिंग टाइम। अब प्रोसेस 1 का टोटल वेटिंग टाइम कितना है, आप देखें प्रोसेस 1 का टोटल वेटिंग टाइम कितना है, हमारे पास 10 है, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, 10, जैसा कि फॉर्मूले में लिखा हुआ है टोटल वेटिंग टाइम माइनस, यहां पे माइनस की अलामत आ गई। उसके बाद नंबर ऑफ मिली सेकेंड प्रोसेस एग्जीक्यूटेड, के पहले कितना प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हो चुका है। अब देखें इससे पहले जो ये टोटल, क्योंकि सबसे एंड वाला आपने प्रोसेस 1 का देखना है जो टोटल एवरेज वेटिंग टाइम है, ठीक है। टोटल वेटिंग टाइम है ये 10 है। अब पहले कितना एग्जीक्यूट हो चुका, प्रोसेस 1 पहले एक एग्जीक्यूट हो चुका था, आपने यहाँ पे देखा है एक टाइम वो एग्जीक्यूट हुआ है पहले यहाँ पे। तो माइनस हमने 1 कर लिया, माइनस फिर क्या करना होता है, अराइवल टाइम। माइनस क्या होगा, ये देखें अराइवल टाइम। तो अराइवल टाइम कितने पे प्रोसेस 1 आया था, 0 पे आया था। सो हमने यहाँ पे क्या किया, -0 किया, प्लस, ठीक है। सिमिलरली प्रोसेस 2 के लिए करेंगे। प्रोसेस 2 का टोटल टाइम कितना है, हमारे पास 1 है। तो यहाँ पे हमने 1 लिखा, माइनस प्रोसेस 2 पहले एग्जीक्यूट हुआ नहीं हुआ था, ठीक है। तो 0 लिख दिया कि 0 टाइम पहले एग्जीक्यूट हुआ, माइनस अराइवल टाइम हमारे पास प्रोसेस 2 का कितना है, हमारे पास प्रोसेस 2 का अराइवल टाइम कितना है, 1 है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 1 लिखा, क्योंकि अराइवल टाइम प्रोसेस 2 का कितना है, 1 है, वो लिख दिया। फॉर्मूले में ये सिंपल लिखा हुआ है, आपने वैल्यू पुट करनी। सिमिलरली प्रोसेस हम 3 के लिए करते हैं। प्रोसेस 3 देखें, ये देखें प्रोसेस 3 का हमारे पास टोटल वेटिंग टाइम कितना है, 17 है, माइनस प्रोसेस 3 कितना पहले एग्जीक्यूटेड हो चुका था। इधर देखें कोई भी प्रोसेस 3 यहाँ पे पीछे नहीं है, तो इसका मतलब है प्रोसेस 3 0 पहले एग्जीक्यूट हो चुका है, मतलब इससे पहले कोई उसकी टर्न नहीं आई थी, ठीक है। तो प्रोसेस 3 0 है, माइनस प्रोसेस 3 का जो हमारे पास है, सॉरी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे देख रहे हैं हम 17 -0 पहले वो एग्जीक्यूट हो चुका है, माइनस अराइवल टाइम इसका कितना है, 2 है। प्रोसेस 3 का हमारे पास अराइवल टाइम 2 है। सिमिलरली प्रोसेस 4 के लिए है। प्रोसेस 4 का जो वेटिंग टाइम है हमारे पास कितना है, 5 है। 5 है हमारे पास, यहाँ पे हमने 5 लिखा, -0 पहले हमारे पास प्रोसेस 4 एग्जीक्यूट हो चुका था, मतलब 0 टाइम पहले नहीं एग्जीक्यूट हुआ था, सिर्फ प्रोसेस 1 एक टाइम एग्जीक्यूट हुआ था, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, ये भी 0 है। माइनस अराइवल टाइम इसका कितना है, हमारे पास 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 लिखा। अब इसको हम 10 - 1 करेंगे तो 9 बनता है, 1 1 माइनस करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, यहाँ पे 1 से 1 निकालेंगे तो 9, और यहाँ पे 15 बनेगा। 9 और 15 हमारे पास कितना होता है, 9 और 15 हमारे पास आई थिंक सो के हमारे पास 24 बनता है। 5 में से 3 हम एक्सक्लूड करेंगे तो 2 बनता है, 24 में 2 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 26 बनता है। 26 बाय हम 4 करेंगे, क्योंकि 4 प्रोसेस हैं तो 4 बटा किया हमने, तो हमारे पास 6.5 मिली सेकेंड क्या आ गया है, हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम आया, ठीक है। तो इन दिस वे आप शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट को क्या कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। आई होप आपको ये आइडिया क्लियर है। 2 से 3 दफ़ा इस वीडियो को रिपीट करें, मैंने यहाँ पे बहुत डीप एक कॉन्सेप्ट बताया है, जो कि आपने ये चीज़ को चेक करना है साथ में।
तो इसके लिए आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना बने, इसको आपने देखना है। डिफरेंट एग्जांपल्स में मैं ऐड करूंगा एक नेक्स्ट में एग्जांपल्स की, बल्कि वीडियो आपको भी प्रोवाइड करूंगा ताकि आप जो ये एग्जांपल देख सकें और उनका सोल्यूशन भी आप कमेंट में मुझे कमेंट्स कर दें। इंशाल्लाह मैं एग्जांपल्स आपको दे दूंगा जिसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो इसको पहले आप 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस करें। आपको पता है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट। ठीक है, जितनी दफ़ा भी आप कर सकते हैं। उसके बाद ये फार्मूला हमने देख लिया था। अब हम प्रायोरिटी स्केजलिंग की तरफ मूव करते हैं कि व्हाट इज़ प्रायोरिटी स्केजलिंग। ठीक है, तो हम प्रायोरिटी स्केजलिंग को डिस्कस करते हुए साथ में प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे कि देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। प्रायोरिटी नंबर इंटीजर इज एसोसिएटेड विद ईच प्रोसेस। बेसिकली प्रायोरिटी स्केजलिंग में क्या होता है कि हमने हर प्रोसेस की प्रायोरिटी डिफाइन की होती है। ठीक है, हर प्रोसेस की प्रायोरिटी डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि हर एक पर्सन की प्रायोरिटी होती है, जैसे कि मैं हूँ, मेरी एक प्रायोरिटी है, मेरे टीचर्स हैं, उनकी एक प्रायोरिटी है, फिर मेरा एक एचओडी है जो कि डिपार्टमेंट का हेड है, उसकी अलग प्रायोरिटी है, एक हमारे पास डायरेक्टर हैं, उनकी अलग प्रायोरिटी है, एक रेक्टर है, उनकी अलग प्रायोरिटी है, एक सीवी है हमारे पास, सॉरी वाइस चांसलर है, वीसी है, उनकी एक अलग प्रायोरिटी है। ठीक है, तो हर पर्सन की एक अलग, एक महफिल भी होती है ना, तो उसमें भी हर एक पर्सन की अलग प्रायोरिटी होती है। सो सिमिलरली इन प्रायोरिटी स्केजुलिंग हम क्या करते हैं, हर प्रोसेस को एक प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो वो अपना जो प्रोसेस है ना, फिर उस लिहाज से हम उसको इंटरटेन करते हैं। जैसे कि हमारे पास गेस्ट आते हैं ना एक किसी भी जगह पे, तो वहाँ पे हमारे पास हर गेस्ट की प्रायोरिटी होती है, मतलब कि उस लिहाज से एक ट्राई टू गेट माय पॉइंट, डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, वैसे तो सब इक्वल होते हैं लेकिन एक प्रायोरिटी होती है, राइट। हमारे जैसे पेरेंट्स होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट और प्रायोरिटी अलग होती है। अगर कोई भी काम है ना, तो हम उनको पहले मतलब कि तरजीह देंगे। सिमिलरली प्रोसेस की हम प्रायोरिटी इन शॉर्ट यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि ये प्रोसेस की इतनी प्रायोरिटी है, तो सीपीयू फिर वो देखता है कि जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसको हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इंटरटेन करेंगे, पहले एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे कि हम क्यू में लगे हो ना, कोई हाई प्रायोरिटी याद है तो उसको पहले इंटरटेन करते हैं, हाई प्रायोरिटी है। जैसे लेडीज फर्स्ट, सम टाइम आप देखते हैं हम एटीएम के बाहर खड़े हों तो लेडीज आ जाते हैं, तो हम उनको प्रायोरिटाइज कर देते हैं, दैट इज हाई प्रायोरिटी। हम रिस्पेक्ट देते हैं और उनको प्रायोरिटाइज करते हैं, हु डिजर्व, दैट इज अनदर रिस्पेक्ट। सो अच्छा, प्रायोरिटी स्केजुलिंग में ये होता है। अच्छा, तो प्रायोरिटी स्केजुलिंग में हम उसको एक नंबर ही असाइन करते हैं। ठीक है, कि ये वाला प्रोसेस है। अच्छा, जो जिसको हम सबसे छोटा नंबर असाइन करेंगे ना, हम उसको कंसीडर यहाँ पे ये कर रहे हैं कि उसकी हाई प्रायोरिटी। जैसे कि एक प्रोसेस है, मैंने उसको 1 प्रायोरिटी असाइन किया, एक प्रोसेस है उसको मैंने 5 प्रायोरिटी असाइन किया, तो जो 1 वाला प्रोसेस होगा ना उसकी प्रायोरिटी हाई होगी, हम यहाँ पे ये कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, तो कोई टीचर आपको ये भी करवा सकता है कि जिसका नंबर बड़ा होगा उसकी हाई प्रायोरिटी होगी, लेकिन मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि जो स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा ना उसकी प्रायोरिटी हाई होगी। ठीक है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी। अब ये प्रायोरिटी स्केजुलिंग में भी हमारे पास प्री एम्प्टिव और नॉन प्री एम्प्टिव होता है। प्री एम्प्टिव और नॉन प्री एम्प्टिव का आपको आइडिया होगा कि एक प्रोसेस अगर हमने यहाँ पे, अगर हम इस तरह कर रहे हैं कि हम टाइम स्लाइस रख रहे हैं कि एक प्रोसेस वो 3 नैनो सेकंड के बाद स्विच होगा नेक्स्ट पे, तो वो प्री एम्प्टिव है। अगर हम ये देख रहे हैं कि एक प्रोसेस अगर सीपीयू को दे दिया गया, अगर वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होकर बाहर आएगा तो वो नॉन प्रीएम्प्टिव। आई होप ये समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल करेंगे, राउंड रॉबिन करेंगे। राउंड रॉबिन में आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, कि कैसे हमारे पास प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब हम जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे 2 चीज़ें, एक स्टारवेशन है और एक एजिंग है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज स्टारवेशन एंड व्हाट इज एजिंग। आपने डेडलॉक भी सुना होगा, स्टारवेशन भी सुनी होगी, लेकिन एजिंग नहीं सुना होगा वर्ड, तो ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, सम टाइम हम प्रायोरिटी स्केजुलिंग में ये करते हैं कि हमारे पास एक लंबी क्यू लगी हुई है, जिनकी प्रायोरिटी हाई होती है ना उनको हम असाइन करते रहते हैं, देते रहते हैं प्रायोरिटी। जो लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस होते हैं ना
वो नीचे जाते जाते हैं क्योंकि हर दफ़ा कोई ना कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है, तो उसको हम इंटरटेन करते हैं। जो बेचारा लो प्रायोरिटी प्रोसेस होता है ना, वो नीचे को जाता जाता, तो वहाँ पे स्टारवेशन बन जाते हैं कि उसका उस बेचारे का नंबर ही नहीं आता। वो सुबह से खड़ा होता है, शाम तक खड़ा ही रहता है और वापस घर में आ जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, स्टारवेशन होती है। स्टारवेशन का मतलब है उसका नंबर आ जाता है लेकिन बहुत लेट जाके नंबर आता है। डेडलॉक में तो ये होता है ना कि उसका नंबर आता ही नहीं उस प्रोसेस का, लेकिन स्टारवेशन में ये होता है कि हाई प्रायोरिटी बहुत आ रहे होते हैं। वो जो प्रोसेस होता है जो हमारे पास जिसकी प्रायोरिटी कम होती है, लो प्रायोरिटी होती है, तो वो बेचारा मतलब कि प्रोसेस नीचे ही दब जाता है, नीचे ही रह जाता है। तो हम यहाँ पे फिर स्टारवेशन में ये होता है, लेकिन यहाँ पे फिर हम एजिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। उसको क्या करते हैं, एक नंबर ऑफ टाइम के बाद उस जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस होता है ना, उसकी प्रायोरिटी को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे कि एक प्रोसेस की प्रायोरिटी 10 है, उसके पहले जो भी प्रोसेस आता है उसकी किसी की 5 होते हैं, किसी की 1 होते हैं, किसी की 2 होते हैं, तो 10 वाले का नंबर ही नहीं आ रहा। तो हम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के बाद उसकी प्रायोरिटी हम खुद से हाई करना शुरू कर देते हैं, मतलब ऊपर की तरफ लेके जाते हैं ताकि इसका भी नंबर आ जाए। 10 से 8 कर देते हैं, फिर एक टाइम के बाद फिर 8 से 6 कर देते हैं ताकि उसका नंबर आ सके, हम स्टारवेशन से बच सके, हम डेडलॉक से बच सके। तो ये हमारे पास एजिंग होता है कि हम जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस होता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के बाद उसकी प्रायोरिटी को इंक्रीज करते हैं ताकि उसका भी नंबर आ जाए। जैसे कि हम क्यू में लगे हों और हम पीछे हों, तो सम टाइम हम मसला बना लेते हैं कि आप हमारा नंबर ही नहीं लगा रहे, हाई प्रायोरिटी को इंटरव्यू, वो कह रहा है आपकी बात सुनते हैं, सब्र करो थोड़ा सा। तो वो आपको फिर थोड़ा सा आपकी प्रायोरिटी को हाई करता जाता है और आपका नंबर लगा के आपसे जान छुड़वा लेता है पर्सन। ठीक है, आई होप आपको आइडिया कवर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम प्रायोरिटी स्केजुलिंग को क्या करते हैं, एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि हमारे पास प्रायोरिटी स्केजुलिंग क्या है। प्रायोरिटी स्केजुलिंग में यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेसेस दिए गए हैं, बर्स्ट टाइम गिवन है और हमारे पास प्रायोरिटी गिवन है। अब मैंने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है, जैसे कि मैंने बताया कि जिसका सबसे छोटा नंबर होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होगी। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे मैंने मार्क तो कर दिया। आप बताएं कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे, ये प्रायोरिटी ऊपर लिखा हुआ है, ये बस टाइम है कि कितने टाइम वो एग्जीक्यूट होगा, इट डजेंट मैटर, आपने प्रायोरिटी को देखना है। अब बताएं कि यहाँ पे हमारे पास सबसे जो छोटा नंबर किस प्रोसेस के साथ लिखा हुआ है, दैट मीन उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है। तो ये हमारे पास प्रोसेस 2 है। प्रोसेस 2 को सबसे पहले हमने क्यू में रखा और कितना टाइम इसने एग्जीक्यूट होना है, 1 टाइम। सो हमने 0 से 1 टाइम उसको एग्जीक्यूट किया और ये हमारे पास कंप्लीटली प्रोसेस 2 एग्जीक्यूट हो चुका है। अब देखें कि हमारे पास प्रायोरिटी इसके बाद प्रोसेस 2 के बाद, क्योंकि ये तो हो चुका है, किसकी हाई है। आप देखें प्रोसेस 5, इसकी प्रायोरिटी कितनी है, 2 है, तो दैट मीन इसकी प्रायोरिटी हाई है। फिर प्रोसेस 5 को हमने असाइन किया, इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 5 है, तो 1 + 5 6 आ गया, जैसे हम पीछे करते हैं सेम है। तो दैट मीन हमारे पास प्रोसेस 5 भी एग्जीक्यूट हो चुका है। अब प्रोसेस 1, प्रोसेस 3 और प्रोसेस 4 से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, देखें प्रोसेस 1 एग्जैक्टली, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, सबसे छोटा नंबर है जो हमारे पास रिमेनिंग है। ये 4 5 से छोटा है प्रोसेस प्रायोरिटी, जो प्रोसेस 1 है इसकी प्रायोरिटी 3 है। सो हमने प्रोसेस 1 को यहाँ पे असाइन किया 6 और इसका बस टाइम कितना था, 10। 6 और 10 16, यहाँ पे हमने 16 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये भी एग्जीक्यूट। अब प्रोसेस 2 और सॉरी प्रोसेस 3 और प्रोसेस 4 बचा। प्रोसेस 3 और प्रोसेस 4 में प्रायोरिटी कम किसकी है, प्रोसेस 3 की है। प्रोसेस 3 को यहाँ पे हमने रख दिया हुआ है। यहाँ पे इस का जो बस टाइम है 2 है, 16 + 2 = 18, सो हमने 18 लिखा है। उसके बाद एक ही प्रोसेस बचता है जो कि हमारे पास प्रोसेस 4 है। हम प्रोसेस 4 को इंटरटेन करेंगे, इसकी प्रायोरिटी सॉरी सबसे लेस थी, सो इसका जो बस टाइम 1 है, 16 + 1 = 19। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह करके हमारे पास सारे प्रोसेसेस को हमने गैंट चार्ट में रख लिया। अब हमने क्या करना है, एवरेज वेटिंग टाइम निकालनी है। प्रोसेस 1 का जो वेटिंग टाइम 6 है, प्रोसेस 2 का 0 है, 6 + 0, प्रोसेस 3 का 16 है, +16, प्रोसेस 4 का 18 है, +18, प्रोसेस 5 का 1 है, +1, ओवर आप क्या करेंगे 5 करेंगे तो आपके पास 8.2 आपका एवरेज वेटिंग टाइम कंप्यूट होगा। आई होप आपको प्रायोरिटी स्केजुलिंग की भी समझ आ चुकी है। नेक्स्ट टेक्निक है हमारे पास राउंड रॉबिन। आई होप आपको काफ़ी मतलब कि हमने स्केजुलिंग टेक्निक्स कर ली हैं। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द
एल्गोरिदम्स जो हमने स्केजलिंग में देखे हैं। अजान हो रही है, सो मैं यहाँ पे ब्रेक करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि राउंड रॉबिन से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं यहाँ पे इसको पास कर रहा हूँ। थैंक यू।